Hello and welcome back to Prep Classes Academy. Today we are back with a new video that is second chapter of social studies. So let us discuss the second chapter. Aims, objectives, academic standard of social science. So before we proceed, we should know what is the meaning of aims and objectives and how they are different from each other. See, now this is aim and this is objective. Let us see how they are different and what are the aspects that make them different. ब्रॉड जनरल एंड लॉन्ग टर्म इन नेचर. सो एम कुछ ऐसा होता है जो कि काफ़ी ब्रॉड होता है और बहुत ही लॉन्ग टर्म नेचर होता है कि हमारा एम है कि हमें ये करना है. लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड शॉर्ट टर्म इन नेचर. वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है ऑब्जेक्टिव, कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये इतना इतना चैप्टर पढ़ लूँगी और कल मेरा एसएसटी का या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा. ये है ऑब्जेक्टिव. और ये ऑब्जेक्टिव मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मेरा एम है कि मैं फाइनल एग्जाम में क्लास में फर्स्ट आऊँ. तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एम जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है. फोकस ऑन ओवरऑल पर्पस और डायरेक्शन, एम्फसाइज कॉन्क्रीट एक्शंस एंड आउटकम. तो ये छोटे टर्म के लिए होता है, इसलिए छोटे जो कॉन्क्रीट डिसीजंस हैं जो कि एम्स को पाने में हेल्प करता है, ऑब्जेक्टिव वो होता है. और एम जो होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्पस को देखता है, फोकस करता है. आंसर्स द क्वेश्चन वाई, आंसर द क्वेश्चन व्हाट. ऑब्जेक्टिव में होता है कि मुझे क्या क्या करना है, व्हाट ऑल आई हैव टू डू टू अटेन द ऑब्जेक्टिव. एम्स होता है वाई, कि क्यों हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अपनाने हैं ताकि हम अपने एम्स तक पहुंच सकें. सब्जेक्टिव एंड ओपन एंडेड, ऑब्जेक्टिव एंड क्वान्टिफाइबल. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बहुत ही क्वान्टिफाइबल एज इन मेजरेबल होते हैं कि हाँ, क्योंकि आपको पता है कि सर्टनली हमें इतने दिन में इतना ख़त्म करना है, ताकि मैं अपना एम जो है, मैंने जो एम किया है अपने लाइफ में वो मैं कर सकूं. लेकिन जो एम होता है वो हमारा सब्जेक्टिव इन नेचर होता है और ओपन एंडेड होता है, मतलब कभी भी चेंज हो सकता है. कभी भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे बीच में, कि हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने रखे हैं कि हाँ इस बार अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये क्वांटिफाई करना है, ये वाला क्वालिफाई करना है. फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाते हैं कि अब मुझे ये करना है. तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव आप बनाते हो ताकि एंड में जो आप एम जो है वो हासिल कर सको. तो वो जो होता है, कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एम किया है वो सही तरीके से, जैसा आपने सोचा है वैसा ही आप क्वालिफाई कर सकें. कभी कभी उसमें कुछ चेंजेस लगाने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि एम को आप क्वालिफाई कर सको, इसलिए उसको ओपन एंडेड बोला जाता है. लेस स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, क्लियरली डिफाइंड. ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है. लॉन्ग टर्म चीज़ें अपने आप चेंज होती हैं, कभी कभी चेंज होती हैं, कभी कभी नहीं भी होती हैं. बट ऑब्जेक्टिव जो होता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, वो यूजुअली जो होता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है और टाइम बाउंड होता है और उसमें वो पूरा स्पेसिफिक होता है. गाइड्स डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजी, डायरेक्ट टास्क एंड एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव में हमारे टास्क एंड एक्टिविटी आ जाते हैं जो कि हमें हेल्प करता है एम को फाइनली अचीव करने में. और एम क्या होता है? गाइड्स डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजी, कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्टिव जो हमने सोचा, ऑब्जेक्टिव हमने कुछ एक सेट किया, उसको किस तरीके से हम लोग प्रोसेस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है हमारी, क्या डिसीजन मेकिंग है, वो आ जाता है हमारा एम्स में. डिफिकल्ट टू इवेल्युएट और मेजर प्रोग्रेस, ईजियर टू इवेल्युएट. ऑफकोर्स क्योंकि ये छोटा टर्म है, ऑब्जेक्टिव जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसको ईजिली मेजर कर सकते हैं, ईजिली इवेल्युएट कर सकते हैं. लेकिन एम जो होता है वो, जैसे एक साल के बाद मुझे इतने ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना और मुझे क्वालिफाई करना है, तो वो एम जो होता है वो मेजरेबल नहीं होता है. सेट्स द टोन एंड विजन फॉर एन अंडरस्टैंडिंग, ब्रेक्स डाउन द एम इनटू एक्शनेबल स्टेप्स. जैसा मैंने आपको बताया, एम जो होता है वो एक ही एम होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है ब्रेक्स डाउन द एम इनटू एक्शनेबल स्टेप्स. छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं. उन छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोग जैसे जैसे क्वालिफाई करते रहते हैं, उसी तरीके से हम लोग जाके एम्स तक पहुंचते हैं. कैन रिमेन अनचेंज्ड डिस्पाइट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, नीड्स टू बी रिवाइज्ड एंड अपडेटेड आफ्टर ऑब्जेक्टिव कंप्लीशन. तो ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते ही हमें दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्लान करना पड़ता है, लेकिन एम जो होता है वो एक ही रहता है. कैन रिमेन अनचेंज्ड डिस्पाइट द अचीवमेंट, हाँ सॉरी ये हो गया. प्रोवाइड्स अ बिग पिक्चर ऑफ पर्सपेक्टिव, ब्रिंग फोकस टू स्पेसिफिक टारगेट. तो ऑब्जेक्टिव हमारे स्पेसिफिक टारगेट के लिए होते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए, लेकिन जो एम होता है वो हमारा एक ही, हमारा जो सोल नीड है, हमारा जो सोल थिंकिंग है कि हमारा एम ये है, वो उस पर फोकस करता है. एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस. अब सोशल साइंस पढ़ाने के लिए क्या क्या एम है? टू प्रोवाइड नॉलेज रिलेटेड टू कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एक्विंटेंस विद पास्ट एंड प्रेजेंट. ऑफकोर्स सोशल में हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में फोकस करता है.
डेवलपमेंट ऑफ सिविल क्वालिटीज़, हमारे सोशल बिहेवियर में डेवलपमेंट लाना, सोशल डेवलपमेंट का क्या नॉलेज है बच्चों के अंदर आना, डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बिकॉज इट इज़ अबाउट सोशल साइंस, अबाउट सोसाइटी, तो वो बिलोंगिंगनेस के बारे में बताना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, mutual dependence, reasoning and thinking, environment, then habits and suitable proficiency, socialization of a student, modernization, moral values. तो ये सब हमें जो होता है सोशल साइंस से मिलता है. तो ये है हमारा सोशल साइंस पढ़ने का और पढ़ाने का जो हमारा एम है वो ये सब है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स क्या है? टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट. देन इट मेक अस हाउ मैन कैन फुलफिल देयर नीड्स, कैसे मैन अपना फुलफिल कर सकता है नीड्स, उस बारे में बताता है. ह्यूमन क्वालिटी इन स्टूडेंट्स, ड्यूटीज टुवर्ड्स ह्यूमन सोसाइटी. देन डेवलप इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर इन द स्टूडेंट्स, knowledge of prudence to students, work according to the environment, training good behavior, then fundamental proficiency, summary, personality. ये सब जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव्स बोला गया है. ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस. तो एम्स में हमारा लॉन्ग टर्म था, ऑब्जेक्टिव्स में हमारे शॉर्ट टर्म है, ये आप लोग देख सकते हैं. फिर आता है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होता है हम उस बारे में पढ़ेंगे. ब्लूम्स ये टैक्सोनॉमी में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक है कॉग्निटिव, एक है साइकोमोटर, एक है अफेक्टिव. ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में. सो लेट अस बिगिन. Bloom's taxonomy is a hierarchical model used for classifying learning objective by levels of complexity and specificity. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एक हायरार्की है. हायरार्की मतलब एक हायरार्की इस तरीके से होता है, छोटे से बड़ा, मतलब एक लेवल ऑफ लर्निंग जो हमारा होता है कि बेसिक से स्टार्ट होता है फिर धीरे धीरे हायर लेवल में जाता है. तो उसी तरीके से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक हायरार्की मॉडल है जो कि क्लासीफाई करता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को उनके लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से. Bloom's taxonomy is a framework for categorizing educational goals and objectives designed to promote higher order thinking skills in students. It was developed by Benjamin Bloom and a group of educational psychologists in 1956. The taxonomy is divided into 3 main domains: cognitive, affective and psychomotor, as I told you. तो इसको जो हायरार्की है उनका, जो उन्होंने 3 स्टेप्स हायरार्की बनाया है, उसमें उनका आता है कॉग्निटिव, आता है अफेक्टिव और आता है साइकोमोटर. अब हम तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे. तो डोमेन जो है हमारा पहला कॉग्निटिव है, उसका लेवल है रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट. इसका डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल भी मैंने दिया है. कॉग्निटिव में पहला आ जाता है रिमेंबर, रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स. एग्जाम्पल, लिस्ट द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. तो रिकॉल करना, जो फैक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको रिकॉल करना, वो आ जाता है रिमेंबर कैटेगरी में. एग्जाम्पल दिए, जैसे आपको कोई बोले कि चलो वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ था, उसके क्या क्या कॉजेज थे, उसको रिकॉल करो. नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स. जैसे कि समराइज द मेन थीम्स ऑफ अ स्टोरी. एक स्टोरी का क्या थीम है, चलो आप मुझे बताओ. इस तरीके से जब आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन, वो हो जाता है अंडरस्टैंडिंग में. फिर आता है अप्लाई. अप्लाई मतलब यूज़ इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन. जैसे आपको मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, एक एग्जाम्पल दिया जाता है आपके पास, सोचो आप एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ रहे हो, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बता दिया जाता है एक एग्जाम्पल, और एक जो एग्जाम्पल दिया जाता है आप कैसे उसमें अप्लाई करोगे उस फॉर्मूला को, वो आपके ऊपर है. तो वो आ गया अप्लाई यानी एप्लीकेशन. फिर आता है एनालाइज, मतलब ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स. जैसे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम. 2 पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्या डिफरेंस है आपको एनालाइज करना है. ज्योग्राफी में जैसे हम आपको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में क्या डिफरेंस है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा. तो कॉग्निटिव में हमारा रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई और एनालाइज हो गया. फिर आता है एनालाइज करने के बाद इवैल्यूएट, जस्टिफाई डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन. आपको जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है. जैसे एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी. एक पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, सोचो कि हम एक नया पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपको इवैल्यूएट करना है कि कितना इफेक्टिव है, वो क्यों इफेक्टिव है लोगों के लिए. फिर आता है क्रिएट यानी प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क. जैसे डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंजेस. आपको खुद एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, वो आ जाता है आपके कॉग्निटिव में. कॉग्निटिव एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पे आप अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, आप अपना थिंकिंग, अपना पावर, अपना जो एक क्रिएटिविटी पावर है वो यूज़ करते हैं, वो आ जाता है हमारे कॉग्निटिव में. तो रिमेंबर, इट इंक्लूड्स रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट. फिर आता है हमारा साइकोमोटर. साइकोमोटर में आ जाता है हमारा परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स, ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन.
परसेप्शन में आ जाता है रिकॉग्नाइज, जैसे यूज सेंसेस टू नोटिस फीचर, आपको अपने सेंस यूज़ करने किसी भी चीज़ का फीचर्स नोटिस करने के लिए। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाएगा, आइडेंटिफाई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बाय साउंड, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चलाए जाएंगे, आपको बोलेंगे आप आइडेंटिफाई करो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। फिर आता है सेट यानी प्रिपेयर, इसमें आता है रेडीनेस टू प्रिपेयर अ टास्क, गेट टूल्स रेडी फॉर अ साइंस एक्सपेरिमेंट, जैसे आपको बोला जाएगा साइंस का एक एक्सपेरिमेंट करें, चलो टूल्स आप लोग सेट करो या फिर रेडी करो, तो वो आ गया आपका प्रिपेयर, किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है, वो आ जाता है साइकोमोटर के सेकंड में। थर्ड आ जाता है गाइडेड रिस्पॉन्स, जिसमें आता है कॉपी, इमिटेट अ डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन, फॉलो अलॉन्ग विद द डांस इंस्ट्रक्टर, तो जैसे एक डांस आप सीखने जाते हैं, एक इंस्ट्रक्टर होता है, आप उसको फॉलो करते हो, कॉपी करते हो, तो वो आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्ड यानी परफॉर्म विद कॉन्फिडेंस, प्ले अ सॉन्ग ऑन एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट हेल्प, बिना हेल्प के आपको प्ले करना है, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब आपको बिना हेल्प के करना है, वो आपका रिस्पॉन्ड हो गया। फिर आ गया परफॉर्म एग्जीक्यूट स्किलफुली, ड्राइव अ कार स्मूथली इन वेरियस कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में आपको कार चलाना सिखा दिया, अब आप परफॉर्म करके दिखाओ, अलग अलग, कहीं बहुत भीड़ है कहीं पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, तो वैसे जगह में कार चला के दिखाओ। फिर आता है मॉडिफाई यानी एडजस्ट एक्शंस टू न्यू एक्शंस, न्यू सिचुएशंस, आपको एक्शंस को नए सिचुएशन में कैसे मॉडिफाई करना है। चेंज अ रेसिपी बेस्ड ऑन अवेलेबल इंग्रेडिएंट, आपको एक रेसिपी दिया गया है लेकिन आपको इंग्रेडिएंट चेंज करके फिर बनाना है, तो आप किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, वो आपका साइकोमोटर में आ जाता है। फिर आता है क्रिएट यानी डेवलप न्यू स्किल्स और मूवमेंट, आपका नया स्किल और डेवलप मूवमेंट स्टार्ट करना, जैसे कोरियोग्राफी डांस रूटीन, आपको बोला जाएगा आप खुद एक कोरियोग्राफ करो डांस, तो वो आपका क्रिएशन हो गया। फिर आता है हमारा अफेक्टिव, अफेक्टिव में पहला आ जाता है अवेयरनेस, बीइंग अवेयर ऑफ इमोशंस एंड वैल्यूज़, जैसे लिसन टू अ फ्रेंड शेयर देयर फीलिंग्स, जब एक फीलिंग शेयर कर रहा है आपका कोई फ्रेंड, उसको सुनना, उसको समझना, उसको वैल्यू देना आ जाता है आपके अफेक्टिव में पहला, वो है अवेयरनेस। फिर आता है पार्टिसिपेशन, जिसमें एक्टिवली एंगेज करना होता है आपको फीलिंग्स के साथ, जैसे पार्टिसिपेट इन अ क्लास डिस्कशन ऑन एथिक्स, एथिक्स के ऊपर मैं इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे उसने आपके साथ कुछ शेयर किया फ्रेंड ने, फिर उसको क्या आप एडवाइस दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्टिसिपेशन, कि अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम्हें ये करना चाहिए, अगर आपके साथ कुछ खराब हुआ है आपको ये करना चाहिए, तो वो भी एक पार्टिसिपेशन आ जाता है। फिर आता है कमिटमेंट, जैसे अटैचिंग वर्थ टू एन आइडिया, एडवोकेट फॉर अ कॉज यू बिलीव इन, कमिटमेंट देना, जैसे कुछ एक कॉज हमारे कंट्री में चल रहा है, हमारे लोकेलिटी में चल रहा है, उसको किस तरीके से आपको एडवोकेट करना है जिस पे आप बिलीव करते हो। फिर आता है प्रायोरिटाइजेशन, इंटीग्रेटिंग लेवल्स इनटू बिलीफ, क्रिएट अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, आपको खुद का एक मिशन क्रिएट करना है कि मेरा ये मिशन है, सोसाइटी में हो या फिर आपके कंट्री के लिए हो, आपके कम्युनिटी के लिए हो, तो वो हो गया आप खुद के फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज करना। फिर आता है इंटरनेशनलाइजेशन, जैसे कंसिस्टेंटली एक्टिंग ऑन वैल्यूज़, वॉलंटियर रेगुलरली फॉर अ कमिटी सर्विस, किसी, जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, आपने जो मिशन स्टार्ट किया उसको वॉलंटरली किया और आपने उसको रेगुलरली किया, ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए बोल दिया मुझे करना है, एक दो दिन कर दिया उसके बाद ख़त्म, आप उसको कंटिन्यूसली करेंगे, रेगुलरली करेंगे फॉर कम्युनिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, तो वो आ जाएगा इंटरनलाइजेशन के लिए। तो वो हो गया हमारा इफेक्टिव का लास्ट पार्ट। कॉग्निटिव डोमेन, अभी हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे मैंने वही सेम चीज़ लिखा है, दिस डोमेन फोकसेस ऑन मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर माइंड, तो इट इज़ ऑफन डिपिक्टेड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विथ लेवल दैट इंक्रीजेज इन कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें हमने रिमेंबर किया, जैसे लिसनिंग की डेट्स इन हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग किया, समराइजिंग करना, अप्लाई किया, सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम, एनालाइज किया, कंपेयरिंग थीम्स इन लिटरेचर, इवेल्युएट किया, ठीक है, क्रिटिकिंग एंड आर्ग्यूमेंट, देन क्रिएट किया, जैसे डिज़ाइन किया खुद एक रिसर्च, जैसे हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर एफर्मेटिव में क्या था, दिस डोमेन डील्स विद इमोशन, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये इमोशन, एटीट्यूड और वैल्यूज़ के साथ रिलेटेड है। इट एम्फसाइजेज इंपॉर्टेंस ऑन फीलिंग, ये फीलिंग के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करता है, जैसे रिसीविंग, लिसनिंग टू अदर्स, रिस्पॉन्डिंग, डिस्कसिंग सोशल इशूज़, वैल्यूइंग, एडवोकेटिंग फॉर अ कॉज, ऑर्गेनाइजेशन, प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल बिलीफ एंड कैरेक्टराइजेशन, डेमॉन्स्ट्रेटिंग एथिकल बिहेवियर, तो ये जितना भी बिहेवियर रिलेटेड, एटीट्यूड रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड होता है, वो आ जाता है हमारे अफेक्टिव डोमेन में। अब साइकोमोटर डोमेन में क्या आता है, इट फोकस ऑन फिजिकल स्किल्स एंड एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है, इसमें आ जाता है फिजिकल। तो ये सब आपको ध्यान रखना कि आपका कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड हो गया, आपका अफेक्टिव आपका अफेक्शन से हो गया, आपके इमोशन से हो गया, और साइकोमोटर आपके फिजिकल एक्टिविटी से, जैसे परसेप्शन, recognizing different musical notes, set, preparing tools for a task, guided response, following a dance routine, mechanism, playing a musical instrument, complex overt response, driving a vehicle, adaptation, adjusting a recipe, organization, developing a choreography. तो
जिसमें आपके फिजिकल आ जाते हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स उसमें काम करते हैं, वो आपके आगे साइकोमोटर डोमेन में। पर्पस एंड इंपॉर्टेंस क्या है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सर्व्स एज अ गाइड फॉर एजुकेटर टू डिज़ाइन करिकुलम, एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, एसेस लर्निंग। तो हमने जो जो 3 एस्पेक्ट्स पढ़े वो चीज़ एक्चुअली क्यों है, वो करिकुलम को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। हमें पता चलता है कि बच्चों के कौन से स्किल्स को हमें डेवलप करना है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को मेंटेन करना है ताकि बच्चे सीख सकें। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, उनके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, प्लस उनके लर्निंग स्किल्स को और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए। अब मेरिट्स क्या है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के? पहला है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मतलब एक बेसिक से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ गया, ऐसा नहीं कि हैफिजडली कुछ भी पढ़ा दिया, तो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है उनका। फिर एनकरेजेस हायर ऑर्डर थिंकिंग, जैसे हमने पढ़ा कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में, तो क्योंकि उसमें कॉग्निटिव है इसीलिए उसमें कॉम्प्लेक्स लर्निंग भी है, देखो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें उनका हायर ऑर्डर थिंकिंग जो होता है वो एनकरेज होता है। असेसमेंट डिज़ाइन, क्योंकि इसमें उनके जितने भी साइकोमोटर और स्किल्स, जितने फिजिकल स्किल्स को भी दिया जाता है इंपॉर्टेंस, तो वेरियस लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स अलाउइंग फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, उनको ज़्यादा स्टूडेंट लर्निंग में हेल्प करता है क्योंकि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब में इन्वॉल्व रहते हैं। फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन, एप्लीकेबल अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट एंड एजुकेशन लेवल्स, मेकिंग इट वर्सेटाइल टूल फॉर टीचर्स। और ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम ओवरऑल सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। फोकस ऑन अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, और ये क्योंकि बच्चों के इमोशंस के और फिजिकल स्किल के बारे में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो वो लर्निंग में और होलिस्टिक अप्रोच, एक कंप्लीट डेवलपमेंट में बच्चों का हेल्प करता है। लिमिटेशन क्या है? ओवर सिंप्लीफिकेशन, मतलब द हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ओवर सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, एज लर्निंग कैन बी नॉन लीनियर एंड साइक्लिकल। सबका लर्निंग प्रोसेस अलग होता है, तो ये एक ही तरीके का लर्निंग रहता है, तो इट माइट अफेक्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस। कल्चरल बायस, द फ्रेमवर्क में नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल्स एंड वैल्यूज़, जैसे सबका हर कल्चर का लर्निंग, उनके वैल्यूज़ सब कुछ अलग होते हैं, तो ये एक ही तरीके का है, तो हो सकता है उसमें क्लैश हो, कल्चरल वैल्यूज़ में क्लैश हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, द टेक्सोनॉमी में ओवरलुक द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेक्स्ट इन लर्निंग, वेयर सिचुएशनल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में उन्होंने बना दिया कि कॉग्निटिव है, इफेक्टिव है और साइकोमोटर है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है या फिर ऐसा फैक्टर होता है जिस वजह से हमें लर्निंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक इन्होंने प्लान करके रखा है, तो उसको चेंज करने में मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो रिजिड हो जाता है, क्योंकि वो मेथड जो है ऑलरेडी सेट है, तो वो बहुत रिजिड हो जाता है। फिर डिफिकल्टी इन मेजरमेंट, while it provides a structure for assessment, measuring higher order thinking can be challenging, making it hard to quantify progress accurately। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर फॉर असेसमेंट जो है इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग रहता है, तो वो चैलेंजिंग एंड सब्जेक्टिव हो सकता है। कैसे? हर बच्चे का लर्निंग, थिंकिंग सब कुछ डिफरेंट होता है, तो उसको उस तरीके से हर बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हर बच्चे को समझाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक बच्चे के लिए उस प्रोसेस को वहीं पे रोक के रखेंगे, वो ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहेंगे, जिस वजह से बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को मेजर करने में, क्वांटिफाई करने में बहुत मुश्किल होती है। नाउ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। हाँ दीदी, हेलो। नेक्स्ट है हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड लर्निंग आउटकम फॉर टीचिंग सोशल स्टडीज़। तो हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और लर्निंग आउटकम क्या होते हैं सोशल स्टडीज़ पढ़ाने से, उस बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है? स्टूडेंट्स विल डेमॉन्स्ट्रेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ की सोशल स्टडीज़ कॉन्सेप्ट सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चरल, गवर्नमेंट एंड सिटीजनशिप. They will be able to explain how these concepts are interconnected and how they shape society over time. तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है उनका ये है। लर्निंग आउटकम क्या होगा जब वो ये सब पढ़ेंगे? उनका आउटकम क्या होगा कि स्टूडेंट कैन डिफाइन एंड एक्सप्लेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सोशल स्टडीज़. They will connect these concepts to real world scenarios showing how they influence political, social and economic system. These concepts to analyze historical and contemporary issues. तो जब वो ये सब पढ़ेंगे वो इन सब चीज़ों को अपने जो लाइफ के साथ, अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ उसको लिंक कर सकेंगे. फिर आता है रीडिंग द टेक्स्ट गिवन, कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन. एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है? स्टूडेंट्स विल रीड एंड क्रिटिकली एंगेज विद वेरियस टेक्स्ट्स इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज
to gain insight into historical events, social system, and cultural practice. They'll interpret the meaning, context, and significance of text within the social studies framework. कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि वो लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं. तो सोचो हिस्ट्री का कोई टॉपिक है तो वो और ज़्यादा उसके बारे में इंसाइट, उसका हिस्टोरिकल इवेंट जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्राइमरी सोर्सेज से हो चाहे वो सेकेंडरी सोर्सेज से हो. अब इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? Student will demonstrate the ability to comprehend text of various complexities, extracting key information and identifying the main ideas. Student will interpret the meaning of historical documents, maps, and articles, identifying perspectives, biases, and historical context. And they will draw connection between text and broader social studies themes, demonstrating an understanding of its significance. मतलब क्या होगा कि जब वो ये सब पढ़ेंगे और ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो उनको काफ़ी सारे प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, कंटेक्स्ट और उसके इंपॉर्टेंस निकालने पड़ेंगे. ये निकालने से क्या होगा कि वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज़ को वो समझेंगे, वो मैप्स और आर्टिकल्स की मदद से जान पाएंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स को. तो भले ही उन्होंने बुक से पढ़ा हो लेकिन उसका जो रियल लाइफ अफेक्ट था उस चीज़ को वो समझ पाएंगे. फिर है इंफॉर्मेशन स्किल्स, रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस. स्टूडेंट्स विल एक्वायर एंड अप्लाई skills to locate, evaluate, and synthesize information from a variety of resources, including books, digital media, academic journal, and historical documents to answer questions or explore social studies topics. अब इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? स्टूडेंट विल इफ़ेक्टिवली यूज़ लाइब्रेरीज. जब वो लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से लाएंगे? ऑफकोर्स लाइब्रेरी से हो या डिजिटल टूल्स से हो, उन सब चीज़ों से वो लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे. Students will access the credibility and reliability of sources, recognizing bias and distinguishing between primary and secondary sources. क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी सोर्सेज से क्या मिला, सेकेंडरी सोर्सेज से क्या मिला, वो इन हैंड उनको खुद वो लोग हर चीज़ बाय हैंड अपना कोशिश करके इन्फॉर्मेशन निकालेंगे. स्टूडेंट विल सिंथेसाइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू क्रिएट वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोजेक्ट. अब अपना प्रोजेक्ट सबसे अच्छा हो ये करने के लिए वो लोग कितने सारे सोर्सेज को यूज़ करेंगे और मल्टीपल सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे. तो इससे इनका लर्निंग आउटकम क्या हुआ कि वो लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश में उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, फिर उनका इन्फॉर्मेशन उनको और ज़्यादा मिला, उनको नॉलेज और ज़्यादा मिला. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज़. दिस विल क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन कंटेम्प्रेरी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इशूज़. जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स में है, वो सारे सोशल इशूज़ के बारे में पढ़ेंगे. लर्निंग आउटकम क्या होगा कि उनको समझ आएगा कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्यों होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्यों होते हैं, पॉवर्टी हो, पॉपुलेशन हो, पोल्यूशन हो, ये सब क्यों होता है. स्टूडेंट्स विल रिफ्लेक्ट ऑन रोल ऑफ सिटीजन्स. स्टूडेंट्स सिटीज़न का रोल क्या है उनको पता चलेगा, गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन, क्या राइट्स बनाए हैं, वो सब के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. क्वेश्चनिंग एंड मैपिंग स्किल्स. Students will develop the ability to ask critical, open-ended questions and employ mapping and data visualization skills to interpret social studies content. Of course, जब वो ये सब क्वेश्चनिंग करेंगे तो उससे उनका आउटकम क्या होगा कि उनको एक थॉट मिलेगा, उनको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, भले ही वो क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, उनको पॉलिटिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल जितने भी मैप्स हैं उसके बारे में उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा. मैपिंग करने से उनको हर जगह के बारे में पता चलेगा, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, फिर ज्योग्राफिकल डिविजन्स कैसे हैं, वो सब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. ये उनका लर्निंग आउटकम होगा. फिर आता है अप्रिसिएशन एंड सेंसिटिविटी. Students will demonstrate appreciation for the sensitivity to diverse perspective, cultures, and experience within the context of social studies. They will learn to engage respectfully with differences in values, beliefs, and identities. अब जब हम लोग सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, वी आर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट द वैल्यूज़, बिलीव्स एंड आइडेंटिटीज़ ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो बच्चे जब ये पढ़ते हैं तो उनके अंदर वो फीलिंग आएगी, उनको पता चलेगा कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वैल्यूज़, बिलीव्स एंड आइडेंटिटीज़ में. लर्निंग आउटकम क्या होगा? बच्चों के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आएगा, भले ही वो कल्चर से रिलेटेड हो, ट्रेडिशन से रिलेटेड हो, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और उनको वो एक्नॉलेज करेंगे जितने भी कम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, जैसे रेस, जेंडर, सोशल स्टेटस, जो भी होते हैं हमारे सोसाइटी में, उसको लेके फिर उनके अंदर एम्पैथी आएगा, कैसे इंक्लूजन होता है वो आएगा. तो ये सब फीलिंग उनके अंदर एज अ लर्निंग आउटकम डेवलप होगा.
So the next is recommendation of Kothari Commission. The Kothari Commission 1964-66 made several recommendations related to the aims and objectives of teaching social studies, reflecting its focus on national development, social cohesion, and educational reform in India. Social studies as a discipline was seen as critical for fostering informed citizenship and promoting understanding of social, political and economic structure. तो कोठारी कमीशन ने बहुत सारे recommendations किए थे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोशल स्टडीज़ के और किस तरीके से वो फोकस करता है, सिर्फ नेशनल डेवलपमेंट के लिए नहीं या फिर सोशल कोहेजन के लिए नहीं, बल्कि एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए भी. और सोशल स्टडीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोस्टर करता है कि एक इंसान को सिटीजनशिप के बारे में समझाता है, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में समझाता है. तो क्या क्या थे उसमें रिकमेंडेशंस देखते हैं. पहला है इंटीग्रेशन ऑफ सोशल स्टडीज़ इनटू नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. तो उनका पहला था कि जो सोशल स्टडीज़ है वो एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए ताकि बच्चे उसको पढ़ें और फिर हमारे इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के बारे में जाने, हमारे गवर्नमेंट के बारे में जाने, हमारा रिलेशनशिप कैसा है गवर्नमेंट के बारे में, उस बारे में जाने. तो इस वजह से उनका पहला रिकमेंडेशन था कि सोशल स्टडीज़ को वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम में स्टार्ट करें. Next है fostering national integration and social cohesion. The commission emphasized that social studies education should help in promoting national integration and unity among the diverse communities of India. तो उनका था कि जो social studies है ऐसा उसका जो करिकुलम है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो बच्चों को नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, यूनिटी के बारे में, हमारे कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन के बारे में उनको बताए क्यों यूनिटी इंपॉर्टेंट है और जो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल वेलबींग, सोशल बीइंग का है, वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होता है एक सोसाइटी में, वो सब समझाए. फिर हमारा नेक्स्ट है प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कैसे प्रमोट करना है, कैसे बच्चों को समझाना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता क्या है, हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज ए सिटीज़न क्या है और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हमारा इंडिविजुअल का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, हमारे कम्युनिटी अफेयर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या हैं, पब्लिक डिसीजन मेकिंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में एक सिटीजनशिप में क्या ज़रूरी होता है लोगों को एज अ सिटीज़न जानना, वो सब उनको समझ आए और वो जाने. Emphasis on critical thinking and problem solving. Social studies should not merely be about rote memorizing. सिर्फ rote memorizing मतलब रट्टा मारना, सिर्फ वो रट्टा मारने के लिए नहीं होना चाहिए. वो इसलिए भी होना चाहिए कि बच्चों को critical thinking में हेल्प करे, जैसे कि पास्ट में कैसा था हमारा कंट्री, हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसे वो अफेक्ट कर सकता है. तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए उनके एक अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक सेट डाले. उसके बाद आता है एम्फसाइजिंग scientific temper and rational thinking. The commission stressed on importance of promoting scientific temper in social studies, particularly in understanding social phenomena, economic process and political behavior. सोशल स्टडीज़ जो है वो एनकरेज करता है स्टूडेंट को लॉजिक, रीजनिंग में और साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड अराउंड देम. सिर्फ यही नहीं, उनके अंदर एक अप्रोच आना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है. अगर एक सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है सोसाइटी में, किस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है. फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादातर वो डिपेंड करता है हमारे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर. तो बच्चों को वो समझना भी ज़रूरी है एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू सोशल स्टडीज़. फिर है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल अवेयरनेस. बच्चों को कल्चर के बारे में और हिस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए. हमारा पहले कैसा कल्चर था, पहले हिस्ट्री में क्या था जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं. व्हाट वाज आवर पास्ट, व्हाट इज़ आवर प्रेजेंट, एवरीथिंग. दे शुड नो द एंटायर कल्चर, रिलीजन, एवरीथिंग अबाउट द country. Then we have incorporation of local and regional context. Social studies should incorporate local and regional context into curriculum, making the subject more relevant to the students' lives and experiences. वो सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नहीं होना चाहिए, वो प्रेजेंट कंडीशन के बारे में, उनके लोकल रियलिटीज़ के बारे में भी होना चाहिए ताकि बच्चे आज की दुनिया को भी समझ पाएँ. होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. होलिस्टिक मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे बच्चों का पॉसिबल है. जब जो हमने डिस्कस किया वो सब हमारे सोशल स्टडीज़ में इंक्लूड किया जाए. सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसमें एथिक्स, उसमें इमोशन, उसमें इंटेलिजेंस, क्वेश्चन, उसमें सोसाइटी, कम्युनिटी, सबके बारे में अगर डाले तो बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है. दिस वाज ऑल अबाउट कोठारी कमीशन. देन वी हैव रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986. सो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का जो मेन जो रिकमेंडेशन था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए और जो बहुत ही लो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उन तक भी एजुकेशन पहुंचना चाहिए. सो लेट अस गो थ्रू द रिकमेंडेशंस नाउ.
पहला है प्रमोशन ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। अब एक्सेस टू एजुकेशन ये वर्ड पढ़ के ही पता चल जाता है। एक्सेस टू एजुकेशन मतलब जिन बच्चों के जो बच्चे बहुत ही गरीब जगह से या फिर बहुत ही बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास भी एजुकेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अदर देन दैट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय 1990 with a focus on making education accessible to all children, especially in rural and backward areas. The policy advocated for ensuring every child has access to free and compulsory education until the age of 14. Then we have equality and social justice. Equality and social justice is equally important when it comes to education. So SC, ST minorities हो या फिर children with disability हो, उन सबको भी उसमें include करना है. Then strengthening of secondary and higher education. Focus on quality of higher education. Higher education की जो है उसको उस पर और ज़्यादा फोकस करना, किस तरीके से करिकुलम को और थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, फैकल्टी को और ट्रेन कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी उनका फोकस था. करिकुलम रिफॉर्म में आ जाता है कि जो भी करिकुलम है उसको किस तरीके से रिफॉर्म करना है, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स ऐड करने हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा नॉलेजेबल हों, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए. फिर उसके बाद एम्फोसाइज ज़्यादा उनको डालना है क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में, ताकि बच्चों का वो सब पावर जो उनका क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन एजुकेटेड पर्सन, तो वो चीज़ भी उनका डेवलप हो. अलॉन्ग विद दैट उनका है इंक्लूजन ऑफ कल्चरल एंड वैल्यूएबल एजुकेशन. वैल्यू एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यू एजुकेशन में वो जानेंगे उनके उनका एज अ सिटीजन क्या क्या रोल है, क्या एथिक्स है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं. टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो टीचर्स का भी जो एजुकेशन है, जो इनका इन सर्विस ट्रेनिंग है, उन सब चीज़ों पे भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हर साल हर दिन बहुत कुछ चेंज होता है सब में. उसके साथ टीचर्स का ट्रेन होना, टीचर्स को भी उस चीज़ से एक्वेंट होना बहुत ज़रूरी है. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. मॉडर्न एजुकेशन में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. हमें भी पता है कि कंप्यूटर्स, फिर ये डिजिटल बोर्ड, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो टेक्नोलॉजी का भी एजुकेशन में उतना ही यूज़ करना है और उसके हिसाब से फिर टीचर्स को भी ट्रेन करना ज़रूरी है. वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग भी, वोकेशनल कोर्सेज भी बच्चों को प्रोवाइड करने हैं, जहाँ कि वो वहीं पे ही स्कूल या कॉलेज में ही पढ़ते टाइम काफ़ी कुछ खुद ही ट्रेन हो सकें. The national integration and secularism. The policy stressed that education should promote national unity, secularism, and respect of diversity while fostering the sense of national identity. तो बच्चों में एक उनका जो जैसे वो इस कंट्री में रहते हैं तो उनका क्या रोल है, क्या हमारे कंट्री की क्या क्या रिलीजन है, क्या राइट्स हैं, क्या डाइवर्सिटी है किस टाइप की, वो सब उनका जानना और समझना बहुत ज़रूरी है. Educational plan and management. The policy recommended the decentralization of educational planning and management with great participation of local community on decision making. It advocates for strengthening district level education authorities and local bodies to make education more responsive to local needs. तो एजुकेशन सिर्फ बस एक एजुकेशन सिस्टम बना देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. एक लोकेलिटी में किस तरीके के लोकेलिटी में बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, उसके हिसाब से भी उनके एजुकेशन को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए क्या चाहिए कि कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करे. मतलब एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे के हाथ में नहीं देना है, उनको इस तरीके से उसको मैनेजमेंट को बनाना है, क्रिएट करना है कि उसमें ऐसे लोग भी हों जो कि लोकेलिटी को जानते हों और उसके हिसाब से उनका करिकुलम प्रिपेयर हो. Financial support and investment in education. Of course, public investment in education is extremely important. उसको increase करना ताकि जो education system है वो और improve हो और बहुत ज़्यादा education system बढ़े, उसके लिए financial support बहुत ज़रूरी है. तो उनका recommendation था कि education system में investment किया जाए. It also called for private sector investment. Private sector को भी बोला गया कि उसमें invest करो. It's not only for public but also private sector. Adult and continuing education. Promotion of adult education. क्या है कि जो एडल्ट हैं उनके ऊपर लिटरेसी रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो पढ़ नहीं सकते, जो लोग जिनका सिचुएशन ऐसा था कि वो अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो इनका था कि एटलीस्ट वो लिटरेट हो, एक लिटरेसी रेट उनमें हो कि एक बेसिक जो उनका एक लिटरेसी है वो लोग मिले उनको. तो इस वजह से जो एडल्ट हैं वो उनको भी कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने रेकमेंड किया. रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन. उनका था कि मल्टीलिंगुअल होना चाहिए अप्रोच एजुकेशन का. जैसे बेसिक स्टार्टिंग में हमें कोशिश करना चाहिए कि मदर टंग में बात करें ताकि बच्चे हर चीज़ पे रिलेट कर सकें, उनको मज़ा आए पढ़ने में और उनको समझ आए सब. एंड ग्रेजुअली उनको अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहिए, जैसे हिंदी हो या इंग्लिश हो, बेस्ड ऑन दी करिकुलम.
नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005. अब इसमें क्या था, इनका था डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स एट वेरियस एजुकेशन लेवल्स इन इंडिया. इट वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एमिंग टू मेक एजुकेशन मोर रेलिवेंट, मीनिंगफुल एंड इंक्लूसिव वाइल एम्फसाइजिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. मतलब उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा था कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. इनके रिकमेंडेशन थे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मतलब बच्चों को क्या नीड है, बच्चों को कैसा होना चाहिए, बच्चों को क्या इंटरेस्ट है, उस पर बेस्ड होकर करिकुलम होना चाहिए. बच्चों को उस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और पार्टिसिपेशन बढ़े. इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज. It stressed the importance of integration of knowledge across subjects rather than teaching subjects in isolation. It promoted an interdisciplinary approach. Break down artificial barriers between subjects like science, social studies, and languages to make learning more meaningful and reflective of real life experiences. तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या था, एनकरेजिंग लिंकेजेस बिटवीन सब्जेक्ट्स सच एज रिलेटिंग हिस्ट्री टू ज्योग्राफी और इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल स्टडीज इनटू द करिकुलम. तो इनका इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या था कि जब भी वे टीचर्स कुछ पढ़ाते थे इस तरीके से पढ़ाना है कि उनका हर सब्जेक्ट के साथ एक लिंक रहे, एक इंटरलिंक होना चाहिए हर सब्जेक्ट. जैसे हिस्ट्री का एक टॉपिक उन्होंने पढ़ाया कि कैसे जैसे मुगल्स आए थे यहाँ पे तो किस एरा में आए थे, फिर उस टाइम पे जोग्राफिकल फीचर्स कैसे थे, उस तरीके से हर सब्जेक्ट को रिलेट करके इंटीग्रेट करके समझाना, सब्जेक्ट को तोड़ना साइंस में, इंग्लिश में, सोशल स्टडीज़ में, इस तरीके से ताकि बच्चों को अलग अलग एस्पेक्ट्स समझ आए. प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में था वे स्टूडेंट्स एक्टिवली बिल्ड देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सप्लोरेशन, इंक्वायरी एंड हैंड्स ऑन लर्निंग. तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस देने हैं कि वो अपना खुद इंक्वायरी करें, एक्सप्लोर करें और हैंड्स ऑन लर्निंग करें, जिससे कि बच्चों को हर चीज़, हर डाउट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो. एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी हो सकता है जब बच्चों को इस तरीके का प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए. एक जैसे सोचो प्रोजेक्ट वर्क में हो सकता है जैसे ग्रुप वाइज दे देते हैं एक प्रोजेक्ट कि इस पर्टिकुलर लोकेलिटी के पॉवर्टी के बारे में पता करो या फिर राशन कार्ड्स के बारे में पता करो. तो कुछ भी एक टॉपिक देने से, ग्रुप एक्टिविटी देने से उनका क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है. फोकस इन वैल्यूज़ एंड सोशल डेवलपमेंट. तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ उनका, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे उनका ज़्यादा फोकस था, स्टडीज़ के साथ साथ था उनका मोरल डेवलपमेंट. मोरल डेवलपमेंट इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सिर्फ उनको बुकिश नॉलेज नहीं देना था, उनको वैल्यूज़ भी समझाने थे, मोरल्स भी समझाने थे एक सोसाइटी में रहने का, उनका एथिक्स क्या है, इंक्लूसिविटी क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या है, कम्युनल हार्मनी क्या है, ये सब उनको जानना बहुत ज़रूरी था. Development of multiple literacy. The framework recommended the development of multiple literacy, including numeracy, literacy in language, scientific literacy and digital literacy. तो complete literacy, multiple literacy में ये सब आ जाता है, न्यूमेरिक्स आ जाते हैं, लैंग्वेज आ जाता है, साइंस आ जाता है, डिजिटल आ सकता है, कंप्यूटर, IT. तो इन सब के ऊपर फोकस करना है, ये उनका एक रिकमेंडेशन था. और एक है कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ करिकुलम. तो ये क्या है कि द NCF कॉल्ड फॉर कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ करिकुलम टू सूट द नीड्स ऑफ लोकल कल्चर, कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन. हमारे जो स्टडीज़ हैं, जो पढ़ाई वो करते हैं, इट शुड ऑल्सो रिलेट टू द लोकल कल्चर. जिस जगह में वो रहते हैं उधर लोकल कल्चर. अब सोचो आप आंध्रा में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, वहाँ पे आप एक बुक पढ़ रहे हो, वहाँ पे सोशल स्टडीज़ में अगर सोचो टॉपिक आंध्र प्रदेश का छोड़ के सोचो पंजाब के बारे में दिया हुआ है, तो दे विल नॉट रिलेट इट एज मच कि उनके खुद के स्टेट के बारे में, खुद के रीजन के बारे में उसमें दिया जाए. तो जो बुक्स हैं, जो कंटेक्स्ट हैं, वो उनके लोकल कल्चर्स एंड कम्युनिटी के रिलेटेड भी होना चाहिए. फिर है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. इसमें बच्चों को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट किया जाता है, टेस्ट्स लेके या फिर एग्ज़ाम्स लेके, हर एक सब्जेक्ट के बाद, हर एक टॉपिक के बाद उनके साथ अलग अलग टाइप के उनको टास्क दिए जाते हैं और एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं ताकि उनका कंप्लीट डेवलपमेंट, हमें ग्रोथ दिखे कि बच्चे सच में समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं. और वो कैसे पता चलेगा? अगर हम लोग हर एक इंटरवल पे उनका एक इवैल्यूएशन करते रहें. वो एग्ज़ाम के तौर पे हो सकता है, असेसमेंट के तौर पे हो सकता है, तो किसी भी तरीके से उनको इवैल्यूएट करना है. उसके बाद आता है एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन.
तो एज अ टीचर वी नो कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन तभी हो सकता है जब बच्चों को कुछ टास्क दिया जाए। तो उनका था कि बच्चों को टास्क देना है जिसमें वो अपना क्रिएटिविटी, अपना इमेजिनेशन ये सब यूज़ कर सके, स्टूडेंट्स अपने खुद के आइडियाज़ लगाएं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाएं। तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का डेवलपमेंट होगा, उनको उनके अंदर एनकरेजमेंट आएगा। इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, इसमें क्या है कि इसमें जेंडर, कास्ट, क्लास ये सब नहीं देखना है। एजुकेशन में इंक्लूजन ग्रोथ होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए जहाँ पे हर तरीके के बच्चे पढ़ सकें और इक्वालिटी के साथ पढ़ सकें। फोकस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी करिकुलम में डालना है, उनका ये रिकमेंडेशन था। किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन में उनको हर सोशल स्टडीज़ में ये डालना ज़रूरी है ताकि एजुकेशन जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, इरोजन्स हो गए, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबिलिटी, कुछ भी है, ये सब उनको पता होना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, वेल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करना, कुछ भी एक्टिविटी या फिर कुछ एक उनको अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि टीचर्स का भी जो प्रोफेशनल है डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ, कोलैबोरेटिव लर्निंग के साथ। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड पेडागोजी। The NCF recommended that the curriculum should be flexible to accommodate diverse learning styles and paces of learning. जो करिकुलम है उसको इस तरीके से प्लान करना है, इस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है कि बच्चों के लर्निंग के हिसाब से, उनके लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से, उनके लर्निंग पेस के हिसाब से उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकें, थोड़े चेंजेस कर सकें। देन वी कम टू वैल्यूज़ ऑफ सोशल स्टडीज़ टीचिंग। अब सोशल स्टडीज़ पढ़ने का वैल्यू क्या है? तो पहला है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू में बच्चों को क्या क्या पता चलता है, उनका रिस्पेक्ट टुवर्ड्स सोसाइटी या फिर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, उनको पता चलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका क्या है, जस्टिस एंड फेयरनेस क्या है, एम्पैथी एंड कंपैशन क्या होता है, फिर ह्यूमन राइट्स उनके एज अ सिटीजन उनके ह्यूमन राइट्स क्या है। तो ये सब हो गए उनके सोशल वैल्यूज़। फिर आता है इन्फॉर्मेटिव वैल्यू। इन्फॉर्मेटिव वैल्यू में उनको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलना, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, उनको एनालाइज करना कि वेरियस सोर्सेस, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रमोट्स द एबिलिटी टू एनालाइज, इवैल्यूएट एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। हर इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से इवैल्यूएट करना है, किस तरीके से एनालाइज करना है। फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप द एबिलिटी टू मेक डिसीजन। जब उनको सोसाइटी के बारे में पता होगा सब कुछ, तभी जाके वो आगे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर, जब वो फ्यूचर के पास्ट के बारे में पता कर सकेंगे तभी वो प्रेजेंट में कुछ डिसाइड कर सकेंगे। फिर उनको करंट अफेयर्स जानना बहुत ज़रूरी है, उनके लोकेलिटी का हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, वेल इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा, जब उनको इन्फॉर्मेटिव वैल्यू मिलेगा सोशल स्टडीज़ से। रिसर्च स्किल मिलता है उनको, वो रिसर्च कर पाते हैं, जैसे सोचो पॉपुलेशन का रिसर्च करना, तो वो रिसर्च भी उनको सोशल स्टडीज़ से मिलता है। फिर कल्चरल वैल्यूज़ में क्या मिलता है उनको, कल्चरल अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, रिस्पेक्ट कैसे मिलता है उस बारे में उनको पता चलता है। हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करना है, हार्मनी एंड टॉलरेंस, कैसे टॉलरेंस करना है, हार्मनी कैसे रखना है, किस तरीके से अच्छे से रहना है, और नेशनल प्राइड उनका क्या है, उनके कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर उनको किस तरीके से खुद पे प्राइड होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, वो सब उनको सोशल स्टडीज़ से पता चलता है। देन वी हैव वोकेशनल वैल्यूज़, उनको वर्क एथिक, उनके स्किल के डेवलपमेंट के लिए करियर अवेयरनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट उनके अंदर आता है बिकॉज ऑफ सोशल स्टडीज़। देन वी हैव ट्रेनिंग फॉर कोऑपरेशन, टीम वर्क, जैसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, फिर जो भी उनको एक्टिविटी दिया जाता है उससे उनका टीम वर्क बढ़ता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, जैसे कोई टीम वर्क करने से भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है वो चीज़ वो सीखते हैं। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि वो लोग कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, या फिर कुछ भी एक उनको एक्टिविटी दिया जाता है उसको सॉल्व करते हैं, तो उनको कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड ऑटोमेटिकली उनके अंदर आ जाता है। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड रूल्स। देन वी हैव नेशनलिस्टिक वैल्यू, पेट्रियटिज्म आती है उनके अंदर। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस बारे में उनको पता चलता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन क्या है। तो ये सारे डेवलपमेंट, ये सारे जो सेंसेस हैं उनके अंदर इट कम्स विद द हेल्प ऑफ सोशल स्टडीज़। देन इंटरनेशनलिस्ट वैल्यूज़, जैसे ग्लोबल अवेयरनेस, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ग्लोबली, क्लाइमेट चेंजेस हैं, इन सब के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है। पीस एंड कोऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज़ जो भी होते हैं उसको किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है, उसमें क्या रोल है क्या नहीं है, वो सब उनको पता चलता है। एंड कल्चरल एक्सचेंज के बारे में भी पता चलता है, जैसे एक लैंग्वेज इसमें हो गया, जैसे
how to appreciate global culture, tradition, and language, fostering a sense of belongingness to a larger interconnected world. So, here we complete the second chapter of social studies. Thank you for watching and stay tuned for more videos.